हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो कैसे हैं आप सब। और आज हम जो हमारा टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट, जो कि यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो हम पहले यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे, राजस्थान जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट। तो डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट से सबसे पहले तो ये है कि आप समझते क्या हो। तो जो बुक्स कोई भी ऑथर है वो पब्लिश करता है, कोई बुक्स अपनी लिखता है, तो उसको पब्लिश करने से पहले किसी एक्ट से रजिस्टर अपनी बुक को करवाना पड़ता है। किस लिए? ताकि कोई और उसका कॉपीराइट ना कर ले, कॉपी करके और कुछ जैसे खुद के नाम से ना छाप ले। ऐसे जो चीज़ें, ऐसे जो फ्रॉड हैं उनसे बचने के लिए जो रजिस्ट्रेशंस एक्ट बनाए गए हैं, बुक्स के एक्ट बनाए गए हैं। तो ये जो एक्ट्स हैं ये हमारे आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उसने भी बनाए थे, और आज़ादी के बाद फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे। जो आज़ादी से पहले हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो एक्ट था उसको क्या बोलते हैं? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, 1867। ठीक है। तो ये एक्ट कब बनाया गया था? यह एक्ट 22 मार्च 1867 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था, और 1 जुलाई 1867 को पूरे भारत में, 1867 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है। तो जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो इंडिया में आज़ादी से पहले बनाया गया था, उस एक्ट का नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। ठीक है। तो 22 मार्च 1867 को, 1867 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये पारित किया गया और 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या बातें थी कि जो भी कोई लेखक अपनी बुक पब्लिश करना चाहता है, बुक लिखी है, तो उसको पब्लिश करने से पहले एक जो अपनी बुक की कॉपी है वो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, जो लंदन में इंडिया की जो लाइब्रेरी का ऑफिस था जो लंदन में स्थापित था, वहाँ पर एक कॉपी जमा करवानी पड़ती थी पब्लिश होने से, बुक को पब्लिश होने से पहले। ठीक है। और उसके बाद उसे बुक को पब्लिश करने की अनुमति मिलेगी। तो इसका मेन क्या था कि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पहले वो रिव्यू करेगी आपकी बुक को कि आपकी बुक में कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है या फिर कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बातें नहीं है। वो रिव्यू करके उसको पास कर देंगे, तब उसके बाद बुक को वो पब्लिश कर सकता है कोई लेखक जिसने वो बुक लिखी है। ठीक है। तो इसके जो बुक को एक कॉपी जमा करवाने के पीछे जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका उन्होंने अपना उद्देश्य क्या बताया था कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ज्ञान को संग्रहण किया जा सके, इन फ्यूचर्स जो बुक्स हैं उनका एक कलेक्शन उस लाइब्रेरी में जमा रहे, बुक्स पब्लिश होने से पहले ही, मतलब एक कॉपी वहाँ संग्रहित कर ली तो वो लंबे टाइम तक, आगे आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक वहाँ पे संरक्षित रहेगी बुक। तो अंग्रेज़ों ने अपना तर्क ये दिया था कि पहले एक कॉपी को जमा कराना क्यों अनिवार्य है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये बात भी ठीक है कि वो लंबे टाइम तक संग्रहित भी रहेगी, और साथ साथ में उनका एक उद्देश्य ये भी था कि उनके खिलाफ में जो कोई भी बातें कोई लेखक ना लिखे उनकी बुक में, कोई भड़काऊ बातें ना हो जिससे उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात आए, कोई आँच आए। तो इसलिए भी उनका मेन उद्देश्य ये होता था कि पहले वो रिव्यू करेंगे उस बुक को, अगर सब कुछ ठीक ठाक है बुक में तो वो परमिशन दे देंगे कि आप बुक को पब्लिश कर सकते हो, और अदरवाइज़ कुछ उनको ऐसा कंटेंट दिखा के वो ठीक नहीं है उनकी गवर्नमेंट के लिए तो वो उसको डिनाई भी कर सकते थे। ठीक है। और जो उनकी लाइब्रेरी जो लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी थी, वहाँ पर अगर वो डिनाई हो गई तो वो बुक ऑथर पब्लिश नहीं कर सकता था। ठीक है। ये तो हो गया हमारा आज़ादी से पहले की बात। अब फिर इंडिया क्या है, 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है। तो आज़ाद होने के बाद फिर भारत को भी अपना एक जो कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाना था, कोई बुक्स एक्ट बनाना था, जिसके बुक्स को पब्लिश करने के, जिसके अंतर्गत बुक्स को पब्लिश किया जा सके। तो वो तो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867,
और इंडिया ने फिर 1947 के बाद डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट 1954, ठीक है, 1954 को लागू किया। और ये क्या है कि जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1967, ये रहा, ये उसी का संशोधित रूप था, ठीक है। ये एक्ट मई 1954 में 1957 में लागू किया गया, और जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट XXV 1867 का ही संशोधित रूप था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था, ठीक है। जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसी में कुछ अमेंडमेंट्स करके, कुछ बदलाव संशोधित करके उसको इंडिया की जो नई गवर्नमेंट थी आज़ादी के बाद उसने लागू कर दिया था, तो उसको डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट नाम दे दिया, ठीक है। इस एक्ट में भी क्या था कि एक कॉपी है जो बुक की, उसको 30 दिन के अंदर भारत की जो डिपॉजिटरीज भारत में तय की गई हैं उनके अंदर जमा कराना होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि बुक को पब्लिश कर दिया किसी ऑथर ने, ये नहीं कि पहले रिव्यू किया जाएगा उसके बाद ही बुक को पब्लिशिंग की अनुमति दी जाएगी। किसी ऑथर ने बुक को पब्लिश कर दिया, लेकिन जैसे आज 1 तारीख को ऑथर ने बुक को पब्लिश किया है, तो 30 डेज़, विदिन 30 डेज़ 30 तारीख तक उसको बुक्स की एक कॉपी जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं जो भारत सरकार ने निर्धारित की है उनके अंदर जमा कराना ही कराना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो उसको 500 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। और भारत में जो भारत सरकार ने डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं वो कितनी निर्धारित की हैं? 4, ठीक है, 4 डिपॉजिटरीज लाइब्रेरीज़ हैं, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इस एक्ट में 1956 में एक संशोधन भी किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है, पहले तो सिर्फ बुक्स को पब्लिश करने के लिए अनुमति लेनी थी या उनकी एक एक कॉपी को जमा कराना था, लेकिन 1956 में 1956 में संशोधन करके बुक्स के साथ साथ जो पीरियोडिकल्स छपते हैं, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा बुक्स की एक कॉपी जमा करानी होती है, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स हैं उनकी भी एक कॉपी जो डिपॉजिटरीज़ हैं, 4 डिपॉजिटरीज़ हैं, उनमें जमा करानी होती है, ठीक है। और कितने दिन में? विदिन 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरीज़ के बुक्स एक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको लागू करने का, उसको बनाने का, उसको लागू करने का क्या मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। तो क्या है, पुस्तकालय अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनी नियमों के ज़रिए पुस्तकालयों के विकास और संचालन में मदद मिलती है। इन नियमों के तहत पुस्तकालयों के कामकाज के लिए ये ज़रूरी है। तो पुस्तकालयों में मौजूद सामग्री का सही इस्तेमाल और उनको सुरक्षा सुनिश्चित करवाना है कि लाइब्रेरीज़ में बुक्स को सही से इस्तेमाल किया जाए और लंबे टाइम तक उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। पुस्तकालयों के विकास करना भी जो हमारा बुक्स एक्ट है, डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट है, उसका उद्देश्य है। और पुस्तकालय की सेवाओं को लगातार बनाए रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है। लाइब्रेरी एक्ट के जो डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 डिपॉजिटरी जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। तो भारत में जो 4 डिपॉजिटरी कौन सी हैं जो निर्धारित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, तो फर्स्ट वन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, 1948 में बनाया गया था, और ये कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। भारत की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित है? कोलकाता में, ठीक है, या फिर कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिपॉजिटरी है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई जो लाइब्रेरी है जिसका निर्माण 1804 में हुआ था, वो भी एक डिपॉजिटरी है। नेक्स्ट है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ है? 1890 में बनाई थी चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई, ओके, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी। और फोर्थ है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये 4 डिपॉजिटरीज हैं भारत की, जिनमें सभी डिपॉजिटरी में एक एक कॉपी जमा करवानी पड़ती है। इसका मतलब ईच वन में 1 कॉपी, ठीक है, ईच वन में कॉपी एक जमा करवानी पड़ती है।
और इन जो डिपॉजिटरीज़ हैं, जो पहली 3 डिपॉजिटरीज़ हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई एंड कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, ये तीनों जो लाइब्रेरीज़ हैं इनको जो डिपॉजिटरी घोषित कर दिया गया था जिस टाइम पे जो हमारा एक्ट है डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट उसे लागू किया गया था, जस्ट उसके बाद ही इन 3 लाइब्रेरीज़ को तो डिपॉजिटरी उसी टाइम पे निर्धारित कर दिया गया था 1955 में। किस टाइम? 1955 में इन तीनों को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई एंड कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, इन तीनों को डिपॉजिटरी घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसको 1982 में 1982 में एज ए डिपॉजिटरी निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन भी सकता है कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसे डिपॉजिटरी के रूप में कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था, तो 1982 में। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैं डेली जो हमारे शाम को क्वेश्चन डलते हैं MCQs, उनमें मैंने जो एक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2-3 दिन से डाले हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी भी जो हम डेली क्वेश्चंस वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में डेली क्वेश्चंस 3 से 4 या 5 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो नेट के एग्ज़ाम्स हो या KVS के हो या फिर अदर किसी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही सब क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ MCQs में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आप डेली जो एक मॉक टेस्ट, छोटा सा मॉक टेस्ट 4-5 क्वेश्चन का डेली उसको लगा सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं। डेली आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आती रहे और आप क्वेश्चंस को भी MCQs को भी साथ के साथ कर सकें। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो हैव ए नाइस डे एंड बाय।